नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए सुबह की खबरों की शुरुआत करते हैं ताजा हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर प्रधानमंत्री ने बुलाई बैठक। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ होगी चर्चा। विकास के मुद्दों को लेकर तय हो सकती है नई रणनीति। इस साल के आखिर में होंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। अमरनाथ यात्रा के बाद होगा तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने कहा, जम्मू कश्मीर के हालात पर लगातार नजर ली जा रही है, सभी जरूरी जानकारियां। वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान भारत की विकास दर 7.5% बनी रहेगी। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में दावा, कहा महंगाई की दर अनुमान से नीचे, अर्थव्यवस्था की सेहत रहेगी बेहतर। आज विश्व कप क्रिकेट में कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया करेगी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगाज। साउथहैम्पटन में खेला जाएगा मैच। मंगलवार को श्रीलंका ने अफगानिस्तान को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 34 रन से हराकर टूर्नामेंट में हासिल की पहली जीत। और देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। मस्जिदों में विशेष नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। राष्ट्रपति ने कहा, रमजान के महीने के समापन का ये त्योहार परोपकार और भाईचारे की भावना में विश्वास को बनाता है मजबूत। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार पहले ही सभी मंत्रालय से कहा गया था कि वो अपनी प्राथमिकता तय करें और 100 दिन का एक्शन प्लान बनाएं। खासतौर से आर्थिक एजेंडे को लेकर सरकार कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्लान कर सकती है, नीति बना सकती है। तो रणनीति पर आज चर्चा होना है और प्राथमिकताएं क्या होगी मोदी सरकार की, इस पर आज वरिष्ठ मंत्रियों के साथ सरकार ने बैठक बुलाई है। और इस बैठक में माना जा रहा है कि अपने दूसरे कार्यकाल में पीएम क्या कुछ प्राथमिकताओं में लेना चाहते हैं, उस पर चर्चा होनी है। मेरे सहयोगी पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंचानन, क्या कुछ बातें हो सकती हैं? आज की जो ये बैठक है उस पर किन मसलों पर चर्चा होगी, क्या जानकारी? देखिए अभिलाषा, जब से सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल भी बैठकें हुई और प्रधानमंत्री का ऐसा माना जा रहा है कि करीब 11 से 12 जो मंत्री हैं वो उनको आज बुलाया गया है प्रधानमंत्री आवास पर। और इसको लेकर कई तरह के जो एजेंडे हैं वो सामने आने की उम्मीद है। जैसा कि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि 100 डेज एजेंडा जो सरकार का है उसको तैयार करने की पूरी कोशिश चल रही है। और बजट भी आने वाला है 5 जुलाई को। हालांकि बजट की एक अलग प्रक्रिया होती है, उसमें वित्त मंत्रालय सबसे सुझाव मांगता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन बजट की भी चर्चा हो सकती है। और ये माना जा रहा है कि 15 जून को जो नीति आयोग की में जो पहली आर्थिक परिषद की बैठक होनी है, जिसकी प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे, सारे मुख्यमंत्री भी होंगे, उनको लेकर भी अलग अलग विभागों से फीडबैक लिया जा रहा है। तो ये एक तरह से हम जो कह रहे हैं कि एक्शन में जो सरकार है वो दिख रही है और बैठकों का दौर भी जारी है। और कुल मिलाकर प्राथमिकताएं तय करके देश के सामने रखने की कोशिश है और ये बताने की कोशिश है कि सरकार की प्राथमिकता में, एजेंडे में इस बार क्या है। क्योंकि हमने देखा था कि जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ही सरकार ने किस तरह से पुलिस के जो शहीद हैं उनके लिए और साथ ही किसानों के लिए 2 बड़े फैसले ले लिए थे। तो इस तरह के जो एक्शन में जो सरकार दिख रही है उसी को लेकर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 100 दिन के एजेंडे से लेकर और तमाम मंत्रालयों की जो परफॉर्मेंस है उसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। चलिए पंचानन, आप नजर बनाए रखें इस बैठक पर, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में नीति आयोग की पहली बैठक की तारीख तय हो चुकी है। पीएम मोदी की अगुवाई में फिर से सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों की पहली बैठक 15 जून को होगी।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी और बैठक में जल प्रबंधन, कृषि और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उधर चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर कहा है कि इस साल के आखिर में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। वहीं चुनाव की तारीखों को लेकर आयोग ने कहा है कि तारीखों का ऐलान अमरनाथ यात्रा के बाद किया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की स्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी जरूरी जानकारियां हासिल कर रहा है। बयान के मुताबिक चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सर्वानुमति से फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हर साल जुलाई से मध्य अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होती है। इस वर्ष यात्रा का समय 1 जुलाई से 15 अगस्त तक निर्धारित है और इसके बाद वहां चुनाव हो सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम, शब्बीर शाह और आसिया अंद्राबी को दिल्ली की कोर्ट ने 10 दिन के एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। अलगाववादी नेता मसरत आलम को आज दिल्ली की एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया गया और मसरत आलम पर टेरर फंडिंग के जरिए कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कराने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। वहीं आसिया अंद्राबी और शब्बीर शाह अलग अलग मामलों में पहले से ही हिरासत में है। मसरत आलम को ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू कश्मीर से लाया गया था। मामला 2008 के मुंबई हमले के सरगना और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद से जुड़ा हुआ है। साल 2018 में एनआईए ने हाफिज सईद, एक और आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन और 10 कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए टेरर फंडिंग मुहैया कराने और अलगाववादी गतिविधियों को लेकर आरोप पत्र दायर किया गया था। भारतीय वायुसेना के लापता हुए विमान AN-32 का 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया है। विमान का पता लगाने के लिए वायुसेना सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है और विमान की तलाश में वायुसेना और थल सेना के साथ साथ नौसेना भी जुटी हुई है। इसके अलावा तलाश अभियान में इसरो के सैटेलाइट की मदद भी ली जा रही है। AN-32 विमान सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे लापता हो गया था। विमान ने दोपहर में करीब 12:30 बजे असम के जोरहाट से अरुणाचल जाने के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 8 क्रू मेंबर और 5 यात्री सवार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। Today, the P-8I aircraft of the Navy also joined in the search operation. Indian Army personnel, they are doing the ground search and also joined in with the ALH helicopter. Indian Navy, I mentioned, joined in with P-8I. The local police and the civil administration are helping the Indian Air Force in all ways possible to locate the missing aircraft. So it's a difficult operation. However, we are using all our means, the electronic means, the electro-optical means, और इसको analyze करके उसके बाद हम we are going to do the visual lookout. The next, the ISRO satellites are also being used for mapping this, photographing this area, and which will be analyzed and which will be used for our further search operation. The next of kin of all the missing personnel have been informed about the search effort put in by the Indian Air Force and all allied government and civil agencies. We are in constant touch with them. उधर केरल में एक व्यक्ति के निपाह वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है। वहीं राज्य सरकार ने माना है कि राज्यों के कई जिलों के लगभग 311 लोगों को निगरानी में रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 6 सदस्यीय टीम केरल भेजा गया है और साथ ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। कोच्चि, कलमाशेरी, कोझिकोड और त्रिशूर मेडिकल कॉलेजों में अलग से वार्ड खोले गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मामले में केरल के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी जताया है। We have lined up everything. We are flying monoclonal antibodies also to Kerala. We have set up a control room in NCDC in New Delhi also. The state government has also made all arrangements for surveillance, contact tracings, etc. Till now about 86 contacts have been traced. आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पूरे विश्व में इसे मनाया जाता है। 5 जून 1974 से इसकी शुरुआत हुई। वायु प्रदूषण इस साल पर्यावरण दिवस की थीम है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से पर्यावरण दिवस की महत्ता को बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज ट्वीट के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर कहा है कि हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि पृथ्वी को स्वच्छतर और सतत बनाएंगे। प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति की परंपरा है। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने और भावी पीढ़ियों को हरित इको फ्रेंडली पर्यावरण देने के लिए वचनबद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस पर उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर लोगों से पर्यावरण के संरक्षण की अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर पर्यावरण दिवस पर कहा कि पृथ्वी को संजोने की जरूरत है और इसे स्वच्छ बनाए रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने से ही बेहतर भविष्य बनेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण से लेकर पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार एक्शन प्लान के तहत काम करेगी। पर्यावरण आज के समय में पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती सामने पेश कर रहा है। कई चुनौतियां प्रदूषण को लेकर हैं, कई सारी चुनौतियां जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हैं। हम बात करते हैं देश के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से। जावड़ेकर सर, आपने नया नया पदभार भी संभाला है, पहले भी आप इसमें रह चुके हैं, आपको अंदाज़ा भी पूरा है। आज के समय में जो नई चुनौतियां हैं वो कैसे उससे हम लोग निपट सकते हैं? सरकार के पास क्या है उसके लिए प्लान? देखो, पर्यावरण की समस्या दुनिया भर में है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो पंचतत्वों से दुनिया बनी है उन्हीं पंचतत्वों का रक्षा करनी है। इसमें जन भागीदारी चाहिए, क्योंकि जब तक लोग, सिंपल चीज़ है, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, जो हमारे हाथ में काम करने जैसा है, कुछ पेड़ लगाओ, उनको संभालो और उनको बढ़ाओ। ये कार्यक्रमों में जनता का सहभागिता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो ज़्यादा, और ये सब काम करने के लिए एक जन जागृति की मुहिम हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। सर, इस बार यूएन ने भी जो पर्यावरण जो दिवस है उस पर वायु प्रदूषण पर थीम रखा है, और दिल्ली के लिए तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। वायु प्रदूषण सभी जगह महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, लेकिन वायु प्रदूषण जैसे 3-4 चीज़ों से होता है। नंबर 1 व्हीकल का प्रदूषण है। मोदी सरकार ने इसमें सबसे बड़ी पहल की और भारत 6 स्टैंडर्ड को फ्यूल मिलेगा तो वो लगभग व्हीकल पोल्यूशन को 80-90% ख़त्म करता है। तो ये क्लीन फ्यूल, ये पहला कार्यक्रम है। जिस तरह से एक्सप्रेसवे बने हैं उसके कारण ट्रक जो दिल्ली में आते थे वो बहुत कम संख्या हो गई है, और यही बाकी भी काम जो बचा है वो जल्दी पूरा होगा। आपने जन भागीदारी की बात कही, सेल्फी की बात कही, तो लोगों को संदेश क्या है इस पर्यावरण दिवस पर? पर्यावरण दिवस पर है कि पर्यावरण केवल सरकार का काम नहीं है संभालना, यह हर एक का काम है। और भारत की जीवन शैली भी ऐसी है कि जो पर्यावरण पूरक है उसको हम ना भूलें और हम उसके साथ चले, तो हमें निश्चित रूप से आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी, लेकिन पर्यावरण की रक्षा भी होगी। निष्पादन जो कचरे का होना है वो ठीक तरीके से हो, घर में भी गीला और सूखा कचरा अलग करें, ये करने की ज़रूरत है, ये आदत डालने की ज़रूरत है। ये सेग्रीगेशन होगा तो भारत की बहुत सारी समस्याएं दूर होगी, और इसलिए यही लोगों को करने का काम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने त्रिकोणासन का 3D वर्जन जारी किया है। खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा लें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हों, तो ऐसे में अपने हाथ को वहीं तक ले जाइए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सके। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। विश्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान भारत की विकास दर 7.5% पर बनी रहेगी। अपनी ग्लोबल प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि अगले 2 वित्त वर्षों के दौरान भी भारत की विकास दर इसी स्तर पर लगातार बनी रहेगी और बैंक के मुताबिक महंगाई की दर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से नीचे रही है, जिसके चलते केंद्रीय बैंक के पास लचीली मौद्रिक नीति अपनाने का विकल्प रहेगा। अगर ऐसा होता है तो निवेश बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोग भी बढ़ेगा और ऐसे में अर्थव्यवस्था की सेहत बेहतर होगी। देश भर में मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS प्रोग्राम में दाखिले के लिए नीट UG परीक्षा का रिजल्ट आज जारी होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर दोपहर के बाद रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। NTA के मुताबिक 5 मई को नीट UG लगभग 15,15,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी और फेनी तूफान के कारण ओडिशा और ट्रेन लेट होने के कारण कर्नाटक में बाद में परीक्षा आयोजित की गई थी। NTA की वेबसाइट पर दोपहर बाद छात्र अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद रिजल्ट देख सकेंगे। अपना रिजल्ट देखने के लिए आपको nta.neet.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। चीन ने अमेरिका की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों को यात्रा परामर्श जारी कर सतर्क रहने को कहा है। चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार टकराव में बढ़ोतरी के कारण आपसी संबंध निचले स्तर पर आ गए हैं। ये परामर्श इस साल के अंत तक वैध रहेगा। आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक। आइए देखते हैं ईद से जुड़ी हुई खबरें। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए देश के लिए अमन और चैन की दुआएं मांग रहे हैं। देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में ईद के मौके पर आज खास नमाज अदा की जा रही है। ईद उल फितर का त्योहार पाक महीने रमजान की समाप्ति पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। ट्वीट के जरिए दिए बधाई संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रमजान के महीने के समापन का ये त्योहार परोपकार और भाईचारे की भावना में हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। ये शुभ दिन हम सबके परिवारों में खुशियां, शांति और समृद्धि लाए। और वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी ईद की शुभकामना
देशवासियों को दी है। उन्होंने कहा कि ये पर्व ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और विश्वास, नमाज में करुणा और विचारों तथा कर्म की शुचिता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को मुबारकबाद दी है ईद की और कहा कि ये पर्व हमारे समाज में आपसी भाईचारे, दया और शांति का प्रतीक है और प्रार्थना उन्होंने की कि सभी देशवासियों के जीवन में खुशियां आए। और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की। आईसीसी विश्व कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से करेगा। टूर्नामेंट का 8वां मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और टीम इंडिया जहां जीत के साथ बेहतरीन आगाज करना चाहेगी, वहीं दक्षिणी अफ्रीकी टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। अब से पहले दक्षिण अफ्रीका को 2 हार का सामना करना पड़ा है। युवा और अनुभव से लबरेज भारतीय टीम इस विश्व कप में विजेता की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है और कप्तान विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल बांग्लादेश के साथ खेले गए अभ्यास मैच में अपनी जबरदस्त फॉर्म का प्रदर्शन दिखा चुके हैं। वहीं गेंदबाजी में भी भारतीय टीम काफी हद तक बाकी टीम के मुकाबले मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका टीम को टीम इंडिया को टक्कर देने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ेगा। मैच से पहले मीडिया से मुखातिब हुए भारतीय टीम के कप्तान ने कहा कि बतौर कप्तान अपने पहले विश्व कप मुकाबले को लेकर उन्हें गर्व है। साथ ही कोहली ने यह भी कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से बेहतर है। वहीं ओवल में आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच भी मैच खेला जाएगा। Firstly, we're very happy that finally we're going to start playing. It's been a while since we've been here. A very talented, very dangerous side on their day, and even with the replacements, they would be a very strong side. So we never take anyone lightly, and whether a few key players get injured or not, if a youngster is stepping in and he has the right mindset, he can really perform on the day. So I think we need to maintain respect for that and really approach the game focusing on our strengths and what we can do as a side. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत कल अपना आज पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा और भारतीय टीम अपने पहले मैच को लेकर जोश से लबरेज है। तो भारत में भी क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस मैच को लेकर काफी रोमांच और उत्साह बना हुआ है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया अपने सफर की शुरुआत 5 जून को दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबले से करेगी। ब्रिटेन में साउथहैम्पटन के रोज बॉल स्टेडियम में ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। क्रिकेट फैंस के जोश को देखते हुए दिल्ली के पब और होटल्स ने विश्व कप के दौरान खासकर भारत के मैचों को लेकर काफी तैयारियां की हैं। डेकोरेशन से लेके इवन जितनी भी फूड से रिलेटेड हमारा शेफ बड़े अच्छे फ्लैग्स की डेकोरेशन बनाता है। आज शाम को रेस्टोरेंट में हम डेकोरेट करेंगे, पूरा बंटिंग्स लगाएंगे, फ्लैग्स की लगाएंगे। हमारे जो स्टाफ है मेंबर्स, वो स्पेशली टी शर्ट्स उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं हम इंडियन टीम की। पूरे रेस्टोरेंट्स में ऑलमोस्ट 20 स्क्रीन्स लगी हुई हैं और आप किसी भी कोने से बैठ के मैच बड़े अच्छे से देख पाएंगे। युवा क्रिकेटर भारत के पहले मैच को लेकर उत्साह में नजर आ रहे हैं। मेरे घर में मेरे 2 भाई, उनके साथ बैठ के टीवी में मैच देखूंगा मैं, और साथ में रहेंगे, साथ में देखेंगे, मैच को एंजॉय करेंगे। और मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा और शिखर धवन की पार्टनरशिप अच्छी रहे, बिकॉज लास्ट 2 ओवर मैच में वो अच्छा नहीं खेल पाए थे, पर मैं चाहता हूं दोनों ने सेंचुरी मारे। मेरी विश है कि वो अच्छा खेले इस बार। कल इंडिया का पहला मैच है और मेरा बर्थडे भी है कल, तो मैं डबल पार्टी करूँगा और चाहता हूँ कि इंडिया पूरी अच्छे से बैटिंग करे और फील्डिंग करे और ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को हराए। कल हमारी एकेडमी ऑफ है बच्चों के लिए और बच्चे पूरा वर्ल्ड कप का पहला मैच देखेंगे, इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे और एंजॉय करेंगे पूरे मैच को, और उम्मीद करते हैं इंडियन टीम बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और इंडिया मैच जीतेगी। क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट यानी विश्व कप ब्रिटेन में खेला जा रहा है,
लेकिन भारत में बैठे फैंस किसी भी तरह से अपनी टीम को सपोर्ट करने का मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाली है, जिसको लेकर भारत में भी क्रिकेट प्रेमियों के बीच रोमांच बना हुआ है और राजधानी दिल्ली में इस मैच को सेलिब्रेट करने के लिए तमाम होटल्स और क्रिकेट प्रेमियों ने अपने अपने तरीके से तैयारी पूरी कर ली है। कैमरामैन अविनाश निगम के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। मंगलवार को खेले गए विश्व कप के 7वें मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 34 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं अफगानिस्तान को दूसरी हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की जीत के हीरो रहे नुवान प्रदीप ने अपने करियर की बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 31 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि लेसिथ मलिंगा ने 39 रन देकर 3 विकेट लिए। अफगानिस्तान की ओर से नजीबुल्लाह जादरान ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। पहली पारी में 33 ओवर के दौरान हुई बारिश के बाद मैच को 41 ओवर का कर दिया गया और इसके बाद श्रीलंका की पूरी टीम 36.5 ओवर में 201 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में अफगानिस्तान की टीम को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 187 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन अफगानिस्तान की पूरी टीम 32.4 ओवर में 152 रनों पर ही सिमट गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।